नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो विषय है जो भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर जाने एक अंधेरे कुएं में डूबे रहने के समान है। कोई भी किसी को बरगला देता है कि मूल अधिकार क्या है, क्योंकि हमारी ये जो विषय है, जो हमने जो सीरीज उठा रखी है, भारत के संविधान से आपका परिचय, उसकी भारत के संविधान के भाग 3 में हम प्रवेश कर चुके हैं। भारत के संविधान का भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यह भारत के संविधान की आत्मा भी है, क्योंकि संविधान राजकाज चलाने के लिए ही नहीं होता, देश के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी होता है। और कोई भी देश अगर नागरिकों के संरक्षण के लिए कोई सरकार काम ना करे तो वह तानाशाही सरकार मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता का राज होता है। जनता का राज का मतलब होता है कि जनता के हित में सरकार काम करे और जनता के अधिकारों का संरक्षण करे। अगर जनता के अधिकारों का संरक्षण नहीं होगा तो वह सरकार, लोकतंत्र सब बेमाने होंगे। तो इसलिए आज हम आपके सामने जो विषय लेके आ रहे हैं वो है मूल अधिकार और भारत का संविधान। तो सबसे पहले विषय है कि मूल अधिकार क्या है, ये कहां से आए, भारत में इसकी क्या स्थिति है, अंग्रेजों के दौरान क्या स्थिति थी, अंग्रेजों से पहले क्या स्थिति थी, और भारत के मूल में इन अधिकारों का, जो भारत का सनातन संस्कृति है उसमें इनके विषय में क्या थी स्थिति, संसार के और देशों में क्या स्थिति थी उस दौरान, और संसार में ये कहां से स्थापित हुए, किस देश से ये शुरू हुए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में इनकी स्थिति क्या है, मानवाधिकार क्या हैं, भारत के जो संविधान में जो मूल अधिकार है वो मानवाधिकार से कैसे भिन्न है, और अधिकार क्या है संवैधानिक, जो ये मूल अधिकार और अन्य अधिकारों में क्या अंतर है, ये सारा विषय हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में नहीं समझा पाए तो इसके दूसरे भाग में हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी विषय खींचना भी ठीक नहीं होता। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारा काम समझाना है, रटाना नहीं है। बार बार कह रहे हैं, एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विषय आता है कि मूल अधिकार क्या है और भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले भारत के संविधान की स्थिति को हम समझा दें कि ये मूल अधिकारों का विषय भारत के संविधान के भाग 3 में है। और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी कानूनी परीक्षा, नागरिक शास्त्र की कोई पेपर, इन सवालों के, मूल अधिकारों के सवालों के बिना खत्म नहीं होता। कोई भी नौकरियों का पेपर हो, जितनी भी वैकेंसी का, यूपीएससी का, जुडिशरी का, इनके बिना अधूरा नहीं रहता हो। ये जरूर दर्शन देते हैं मूल अधिकार। तो इसलिए बहुत जरूरी है। कुछ केसेज हैं जो इनके लीडिंग केसेज हैं, उनको भी जानना बहुत जरूरी होता है। ये ही जड़ हैं। तो ये कहाँ है, सबसे पहला विषय है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि भारत के मूल अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में है। तो इसका उत्तर है ये भाग 3 में है। भारत के संविधान के भाग 3 में है। अब कोई दूसरा जो सवाल पूछे कि भाई भारत के जो मूल अधिकार है कितने से कितने आर्टिकल तक हैं, यानी कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में हैं, तो अनुच्छेद 12 से ये शुरू होते हैं और अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन है।
कितने मूल अधिकार हैं? तो ये पहले मूल अधिकार थे 7। इंदिरा गांधी के समय में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है, वो खत्म कर दिया गया। उसको विधिक अधिकार की जगह पे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये अनुच्छेद 31 में था। इसको अब मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया गया है। तो इसलिए मूल अधिकार कितने बच गए? 6। कौन कौन से? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। अगला है धर्म के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, वो है 25 से 28 तक बताई गई है। फिर है संस्कृति और शिक्षा, वो है 29 और 30 अनुच्छेद में। उसके बाद में मैंने बताया संपत्ति का अधिकार, वो खत्म हो गया। फिर है संवैधानिक उपचारों का उपचार, वे है अनुच्छेद 32। ये यानी कि कोई भी हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप इस अनुच्छेद 32 के माध्यम से सीधे न्यायालय में हस्तक्षेप कर सकते हैं और अपने जो अधिकारों को मांग सकते हैं। तो ये अदालत तक पहुंचाने का ये अधिकार है और ये इन सभी अधिकारों की आत्मा भी है। अब बात आती है, ये तो अधिकार हैं, इनका उद्भव और विकास कैसे हुआ? सबसे पहले विषय आता है ये। सबसे पहले हमारी जो मेन हेडिंग बनती है वो है उद्भव और विकास। उद्भव और विकास का क्या मतलब है कि भाई इनका जन्म कहां से हुआ और डेवलपमेंट इनका धीरे धीरे कैसे हुआ। क्योंकि हम भारत सनातन धर्म के देश में रहते हैं। भारत की जो मूल है वो सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति का क्या मतलब है कि जो पहले से चली आ रही है, जो इस ब्रह्मांड की जो मूल स्थिति है, मूल स्थिति क्या है? सब पे सबका अधिकार, हर विषय पे सबका समान अधिकार है। तो भारत की संस्कृति में ये मूल अधिकार पहले से ही निहित हैं, इनको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे हवा, पानी, सूरज की धूप, इन पे सबका अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा इस पे एक अधिकार है। ऐसे ही वाणी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी उस पे सबका अधिकार है। लेकिन भारतीय संस्कृति में सब पे नियंत्रण करने के लिए एक धर्म नाम की एक विषय वस्तु सामने डाल के उनको संतुलन बनाया गया, उसको धर्म के तराजू पे तोल दिया गया। अब क्योंकि भारत में धर्म का जो विषय है बड़ा विस्तृत है, अन्य देशों में जो धर्म का विषय है वो केवल पूजा पद्धति और ईश्वर उपासना से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी तुलना भारत के धर्म से नहीं कर सकते। भारत का जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो है हमारी जिम्मेवारी इस धरती पे हम कैसे रहें जिससे किसी का अहित ना हो। यही भारत के धर्म का मूल है, यही भारत के धर्म का सार भी है। इसी को ही सनातन धर्म भी कहते हैं। यही भारत के सनातन संस्कृति का सार भी है। तो इसलिए भारत का नागरिक इस संसार में कहीं भी रहेगा, जो सनातन संस्कृति का पालन पोषण करने वाला है, वो कि संसार में किसी भी जगह पे किसी का अहित कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मूल में धर्म विराजमान है। ना वो किसी का हक खाता, ना अपना शोषण होने देता, अपने से जो बनेगा दूसरे की मदद ही करता है।
तो इसलिए भारत के मूल में ये इसका जो उद्भव है वो सदा से चला आ रहा है। तो विकास की तो बात ही अलग है, जब ये पहले से ही मूल में था, अभी धीरे धीरे लुप्त कैसे होता चला गया। जितने भी पहले मूल में जो भारत के राजा हुए वो सब धर्म के छत्र के नीचे थे। उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म को स्थापित करना, धर्म के जरिए राज को चलाना। जैसे जैसे उनका पतन होता चला गया और भारत में आक्रांताओं का, विदेशियों का आगमन हो गया, यहाँ के जो धर्म के मूल के सार को वो समझ नहीं पाए और केवल पूजा पद्धति तक ही उसको सीमित करके उसको खंडित कर दिया। कैसे खंडित कर दिया? क्योंकि यहाँ पे जितने भी मंदिर थे, धार्मिक स्थल थे, जो यहाँ के पूर्वजों के स्थल थे, उनको उन्होंने नष्ट करके ये मान लिया कि हमने भारत के धर्म को खत्म कर दिया। लेकिन वे इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि भारत में धर्म नाम की चीज तो इन चीजों से बड़ी ऊंची है। मंदिर में जाना, पूजा करना, या भारत के जो उनके पुरखे थे, उनके मकान और जो महल थे उन पे कब्जा कर लेना धर्म नहीं था, बल्कि जो धर्म था वो उससे भी बड़ी चीज थी, इनसे ऊंची थी। वो क्या था? जो मैं बता चुका कि अपने के द्वारा किसी का अहित न होना। तभी इसी कारण से ही भारत के मूल में ये विराजमान होने से ही उन्होंने आक्रांताओं के जो यहाँ पे टिके, जब उनकी सत्ता मजबूत हुई तो उन्होंने उनकी औरतें, बच्चों, उनके बड़े बूढ़ों के साथ जुल्म नहीं ढाए। आज भी जब भारत में मूल बहुसंख्यक सरकारें भी बन रही हैं या शासन भी चल रहा है, तो वहाँ भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति से ही काम होता है। ये नहीं है कि अब हमारी सरकार आ गई तो हम कुचलने शुरू कर दें, नहीं है। जबकि जब दूसरे विधर्मियों का, जब शासन व्यवस्था का जहां भी उनको मौका मिलता है, जहां भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, तो उनकी देखने का नजरिया बदल जाता है, उनका काम करने का नजरिया बदल जाता है, वो दूसरे को कीड़े मकोड़ा समझने लगते हैं। तो यहीं से आप देख लो कि भारत की संस्कृति, भारत का सनातन धर्म के अंदर जो कितना अंतर है। तो इसलिए भारत के अंदर इसका उद्भव पहले से ही था। अब और देशों में इसका विकास कैसे हुआ, और भारत में भी जब विधर्मियों का शासन आ गया, भारत के अंदर गुलामी, शासनिक तौर पे गुलामी हो गई, मुसलमानों का शासन यहाँ आ गया, मुसलमानों के शासन के बाद यहाँ पे अंग्रेजों का शासन आ गया, तो उसके दौरान भारत की जो सनातन संस्कृति थी वो करहा उठी, और ये जो मानवाधिकार का जो तंत्र था वो नष्ट भ्रष्ट छिन्न भिन्न हो गया। उनके आने के बाद में फिर ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अब फिर स्थापित हुई, तो भारत ने अपने उसी पुराने ढर्रे को, जो धर्म के का विराजमान था, धर्म ध्वज था, उसको भारत के संविधान में समावित किया। उसी को ही मूल अधिकार का नाम दिया गया, जिसमें क्या था? सबको स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, रहने का, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का। क्योंकि भारत में सब तरह की था, कौन कैसे पूजा करे, कोई कैसी पद्धति अपनाए, क्या भोजन अपना पेट भरे, किस पद्धति से भरे। कोई भीख मांग के अपना गुजारा कर रहा था, कोई पत्ते खा के, कोई घास फूस खा के, सबकी अपनी पद्धति थी। कोई कबूतर की तरह दाने चुन के, उनको मंडी में से दाने बीन के लाते थे, उसी से अपना धर्म मान लिया, भाई हम तो भरण पोषण ऐसे करेंगे। भारत के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कितने प्रकार के उन्होंने अपने जीवन को ढाला हुआ था। वो उनको अपना अधिकार मान के चल रहे थे और अपना धर्म मान के उसको अपना रहे थे। तो इस प्रकार से ये सारी स्वतंत्रताएं थी, और उनकी स्वतंत्रता में कोई चीज आड़े ना आए और कोई उनकी स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश कर रहा था तो राजा तक सीधी पहुंचती कि साहब ये मेरे धर्म के मामले में जो मैंने अपना कर्तव्य, ड्यूटी, जिम्मेवारी मान ली, उसको ये उल्लंघन कर रहा है, तो उसको दंड भी मिलता था। खैर, हमारा विषय जो है ये है। अब बात आती है कि संसार में क्या स्थिति थी।
संसार में जो राज का काज चले हुए थे वे राजा के एकाधिकार का था, और एक दूसरे जनता का ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था कि कोई किसी का कहे नहीं सुनने वाला नहीं था। मजदूरों का शोषण होता, किसानों का शोषण हो रहा था। तो सबसे पहले ये शुरुआत क्रांति शुरू हुई, जनता ने क्रांति करनी शुरू कर दी और हिंसाएं होने लगी। तो राजा के पास, जो वहां के जो राजा थे ब्रिटेन के, उनके सामने ये जो है मांग पत्र रखा, जिसको अधिकार पत्र बोलते थे, मैग्ना कार्टा। तो ये 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट के सामने ये स्थिति आई और उन्होंने एक अधिकार पत्र जारी कर दिया। वो अधिकार पत्र आपके जो समय के जो लोग ये जो सरकारें चली हुई थी उनमें ये इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कुछ जनता को अधिकार दिए कि भाई आपको ये अधिकार दे रहे हैं और आप इन अधिकारों का, जितने भी राजा हैं या सरकार हैं, जो भी तंत्र बने हुए हैं, उसका पालन करेंगे। इसके बाद में फ्रांस में इसी तरीके से ही जो है फ्रांस में शुरुआत हुई और उसकी लहर जो है फ्रांस में भी चल पड़ी। फ्रांस में भी क्रांति शुरू हो गई और इसी तरीके से वहां भी घोषणा पत्र जारी हो गया इसी तरीके का। ये सारे स्टैट्यूटरी थे, यानी कि एक कार्यपालिकीय आदेश थे, संवैधानिक अधिकार नहीं थे, संविधान में शामिल नहीं करे गए थे। उसके बाद में ये क्रांति धीरे धीरे और देशों तक फैलती चली गई और अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिका उस समय पे ब्रिटेन का ही उपनिवेश था और वहां भी जब वहां स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो पहली बार अमेरिका के संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। बिल ऑफ राइट्स जो थे, अमेरिका ने उसको संविधान में समावेश किया, उनके संविधान के मूल में इसको डाला। लेकिन उन्होंने भी स्थिति अजीब कर दी कि इसमें कोई निर्बंधन नहीं लगाए, असीमित अधिकार। स्थिति विकट हो गई और जिसकी जो मर्जी, कोई नंगा घूम रहा है, न्यू मेरा अधिकार, कोई कुछ भी बक रहा है, न्यू मेरा अधिकार, कोई किसके विरुद्ध ही खड़ा हो रहा है, न्यू मेरा अधिकार, कोई किसी को गाली गलौज दे रहा है, न्यू मेरा अधिकार। स्थिति इतनी बिगड़ गई, कोई किसी के साथ में कुछ भी कर रहा है, मर्जी, न्यू मेरा अधिकार है। तो स्थिति इतनी विकट हो गई तो उन्होंने कहा भाई ये ऐसे स्थिति नहीं चलेगी और कोई भी, भाई संविधान में संशोधन कौन करेगा, संसद करेगी। तो संसद ने इसमें कोई संशोधन नहीं करा। तो ये काम वहां की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उठाया और उसने इसको कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमने इसकी जो भी है इसकी संवैधानिक निर्वचन करना होगा। तो उन्होंने इसको कठोरता से निर्वचन किया और कहा कि एक पुलिस पावर नाम की चीज है, उसको हमने लागू करना पड़ेगा। पुलिस पावर का क्या मतलब है? कानून का शासन, और कानून के दायरे में रह के ही ये मूल अधिकार रहने चाहिए। अगर मूल अधिकारों से कोई कानून, देश का कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उन मूल अधिकारों का पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अगर कोई किसी के ऊपर फफ्तियां कस रहा है तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि किसी का कीचड़ उछाल रहा है, जबरदस्ती से कीचड़ उछाल रहा, तो ये नहीं कहे मेरा मोल लेके अधिकार है, तो उस पे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से घूमने का अधिकार, रहने का अधिकार, अश्लीलता फैलाना और करना, तो वो उन्होंने एक मैटर दे दिया नहीं कि भाई पुलिस पावर, कानून का शासन।
और ड्यू प्रोसेस, कोई भी किसी के अधिकारों का अगर बोलने से किसी के दूसरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसे अधिकारों पे निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। कौन लगाएगा? कानून। कैसे लगाएगा? विद ड्यू प्रोसेस। तो इस प्रकार से वहां पे ये स्थिति संभली। तो इसलिए स्वच्छंदता का अधिकार, स्वच्छंद रहना मूल अधिकार नहीं है। जैसे यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं अपने आप को स्वच्छंदता के दायरे में ढाल के मूल अधिकारों का हनन की बातें करते हैं, यहाँ भी उसी तरीके का गर्दा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत के संविधान के विपरीत है, क्योंकि ये मैंने जो है ये पहली जो हमारी हेडिंग थी कि उद्भव और विकास कैसे हुआ, उसके बाद में स्थिति आती है भारत के संविधान की। तो अमेरिका में संविधान बन गया, तो अमेरिका के संविधान की स्थिति देखी। तो भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने तमाम देशों के हालातों को देखते हुए अपने देश का जब संविधान बनाया और मूल अधिकारों का विषय लेके आए, तो वे विषय जो भारत, जो एक नागरिक को एक स्वतंत्रता और गरिमा के साथ, और भारत की जो प्रियम्बल है उसमें जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि समानता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, गरिमा, पूर्ण जीवन, उनको कैसे लागू किया जाए, उस उद्देश्य से भारत के संविधान में मूल अधिकार डाले गए। और इसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? सरदार पटेल। इस जो कमेटी थे, उसके मूल अधिकारों का जो कमेटी थी, उनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उनके संरक्षण में ये जितने भी थे सारे देशों के संविधानों का आकलन किया गया। फिर वो कमेटी के अध्यक्ष बने और ड्राफ्ट, उन्होंने जो है ड्राफ्ट कमेटी के साथ में जो है अपना कोऑर्डिनेशन करके ये तैयार कराए और उन्होंने ये प्रस्तुत करे संसद में। तो भारत के संविधान में पहले से ही मूल अधिकार का जो विषय था वो रखा, और उसमें निर्बंधन भी रखे कि भाई उनमें रीजनेबल, युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं ताकि समाज में संतुलन बने। अगर समाज में संतुलन बना रहेगा तो गति समाज को मिलेगी, समाज टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। दूसरा, जो जितनी भी भारत का संविधान में विषय हैं, अनुच्छेद 12 में यह बताया गया है कि सरकार कौन है, क्योंकि मूल अधिकार किसके विरुद्ध लागू होते हैं? सरकार के, कि सरकार ऐसे नहीं करेगी। और मूल अधिकार मांगे किससे जाते हैं? सरकार से ही मांगे जाते हैं कि सरकार हमारा शोषण नहीं करेगी। एक दूसरे के प्रति जितने भी दायित्व हैं वो अन्य अधिकारों के दायरे में आ जाते हैं, और दूसरे का अधिकार एक दूसरे से जब टकराता है तो किसका अधिकार श्रेष्ठ है, इसको भी कौन नियत करता है? सरकार और अदालत। तो पहले ही आर्टिकल में ये बता दिया कि सरकार कौन है, वो ऐसा आचरण नहीं करेगी कि जिससे किसी के मूल अधिकारों का हनन हो, पहली बात। दूसरा है आर्टिकल 13, उसमें क्या है? उसमें यह है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, कैसा कानून? जिससे मूल अधिकार न्यून हो जाएं, जो मूल अधिकारों के विपरीत हो, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी कि जिससे मूल अधिकार न्यून हो जाएं, मूल अधिकार छिन जाएं। तो ये पहले ही बता दी कि सरकार कौन है, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकार छिन जाए। दो बातें हो गई।
तो इसलिए भारत का जो संविधान है बिल्कुल डंडी पे तुला हुआ संतुलित है। लेकिन उसके लिए किसकी जरूरत है? एक वकील की, अच्छे वकील की जरूरत है, आम नागरिक के बस की नहीं है। इसलिए भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो 13 में बता दी गई। उसके बाद से मूल अधिकार शुरू हो गए अनुच्छेद 14 से, और कहां तक? 32 के बाद में 35 तक है आगे। तो इसलिए भारत के संविधान की जब रचना हो रही थी तो अधिकारों के बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार थी उनके सामने, और उससे प्रेरणा लेके भारत के संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों का भारत के संविधान में समाविष्ट कराया और संतुलन बनाने की कोशिश करी। अब परिभाषा और उद्देश्य कि मूल अधिकारों की परिभाषा क्या है, तो भारत के संविधान में कहीं भी मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया। ये काम अदालत के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अब तथ्य और फैक्ट के आधार पे उनको परिभाषित करें, क्योंकि हर पृष्ठभूमि में नई नई बातें निकल के आती हैं। तो ये परिभाषा मूल अधिकार का क्या मतलब है कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार जो नैसर्गिक हैं, जो एक मानव को गरिमापूर्वक जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसके बिना मानव का जीवन पशुवत हो जाएगा। तो ऐसे जो अधिकार हैं वो मूल अधिकार कहलाते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है जनता का शासन। मूल अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है कि जो भी सरकार बने वो जनता के हित की हो। कोई भी, इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भारत का संविधान है उसके मूल में जो संप्रभुता है वो जनता की है, और जनता की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ही ये मूल अधिकार हैं। अगर उनकी जो जनता की जो संप्रभुता है वो मूल अधिकार हैं, वो किसी सरकार ने दबा लिए तो मूल अधिकारों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, सरकार तानाशाही हो जाएगी। और जो लोकतंत्र का जो सरकार का जो उद्देश्य है, लोकतांत्रिक सरकार का, वो दब जाएगा। तो मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? वो है जनता के हित को संरक्षित रखना। किसी भी मूल अधिकार है उसका उद्देश्य ही ये है कि जो नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनके अंदर एक स्वाभिमान की जागृत करना, और उनको ये लगे कि हमारा शासन है और हमारे जो लोगों की के जो हमने ये सरकार बैठाई है ये हमारे लिए काम कर रही है और हमारे हितैषी है। तो उद्देश्य क्या है कि सरकार पे अंकुश लगाना कि वो जनता के हितों का संरक्षण करे, कुचले नहीं। यही इसका उद्देश्य है। अगला विषय है व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य का प्रभाव। तो इस विषय को, क्योंकि हम एक ही विषय में हम वीडियो में इसको रख लेंगे तो इसमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने 2 विषय इस वीडियो में समझाए कि मूल अधिकारों क्या हैं, उनका उद्भव और विकास कैसे हुआ, भारत की जो संस्कृति में मूल अधिकार कहाँ समावित थे, संवैधानिक संरक्षण इनको कैसे मिला। जितने भी संसार के देश हैं उसमें केवल अमेरिका का ही देश था जिसने इसको संवैधानिक संरक्षण दिया। उसके बाद में भारत के संविधान ने इसको संवैधानिक संरक्षण दिया। उसके बाद में संसार के अन्य देशों में ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जितने विशालता से और जितने संतुलित मात्रा में भारत के संविधान ने मूल अधिकारों को रखा है और संरक्षित किया है, संतुलन बना के रखा है, उतना अमेरिका के संविधान में भी नहीं है। तीसरा, इसकी परिभाषा और उद्देश्य क्या है। भारत के जितने भी लीडिंग केसेस निकल के आए हैं उसमें सबसे पहला जो केस निकल के आया था
वो था गोलकनाथ का, 1950 में ही आ गया था वो केस, उसको समझाएंगे हम अगले वीडियो में। और इससे ये सिलसिला शुरू हुआ कि उद्देश्य क्या है, कैसे है, कैसे इसका आगे सिलसिला शुरू हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम समझाएंगे कि परिवार, इसके उद्देश्य क्या थे और कैसे जो है ये केसों के माध्यम से, लीडिंग केसों के माध्यम से इसका आगे डेवलपमेंट होता चला गया। इस वीडियो में इतना ही। आगे लीडिंग केसों से कैसे कैसे निकल के चला, हम इसको समझाएंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।